नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया लीगल में। मैं हूँ राजश्री आपके साथ और आज एक बेहद अहम मामले के साथ आपके सामने हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पूरा देश एक बार फिर से लोकतंत्र के महापर्व को देखने के लिए तैयार हो रहा है। लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं, इसके पहले कई राज्यों में भी चुनाव है और उसको लेकर गर्मा गर्मी शुरू हो गई है। गर्मा गर्मी की जब बात होती है तो दो दलों के बीच की गर्मा गर्मी भी देखने को मिलती है। कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है आंध्र प्रदेश में और दिल्ली में। आंध्र प्रदेश की यदि हम बात करें तो इन दिनों संकट में घिरे तेलुगु देशम के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू का मामला लगातार उलझता जा रहा है और शक की सुइयां लगातार मुख्यमंत्री और बीजेपी की ओर बढ़ रही है। राज्य सीआईडी ने कथित वित्तीय कदाचार के के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री को दोषी ठहराने की पूरी कोशिश की है। अब लड़ाई देश की सर्वोच्च अदालत तक पहुंच चुकी है। सीआईडी की एफआईआर रद्द करने की उनकी याचिका आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने खारिज कर दी थी। हाईकोर्ट के इस फैसले को चुनौती देते हुए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक विशेष अनुमति याचिका दायर की है। टीडीपी सुप्रीमो को सीआईडी ने 9 सितंबर को कौशल विकास निगम से धन के कथित दुरुपयोग से संबंधित वित्तीय धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया था। आरोप उन पर यह लगाया गया कि जब वह 2015 में मुख्यमंत्री थे तब राज्य के खजाने को 371 करोड़ रुपए का कथित नुकसान हुआ। हालांकि बाद में सीआईडी ने कहा कि यह 27 करोड़ का मामला है। 73 वर्षीय नायडू कथित भ्रष्टाचार मामले में फिलहाल रिमांड पर हैं। चंद्रबाबू की गिरफ्तारी में से सिर्फ आंध्र प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश भर में विरोध के स्वर फूट रहे हैं। तमाम विपक्षी नेता इसे राजनीतिक साजिश बता रहे हैं। जांच एजेंसियों के गलत इस्तेमाल का शिकार हमेशा से विपक्ष रहता है और एक बार फिर से ऐसा ही हथकंडा चला गया है आंध्र प्रदेश में, ऐसा माना जा रहा है और विपक्ष लगातार आगाह कर रहा है। ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, फारूक अब्दुल्ला जैसे तमाम नेताओं ने चंद्रबाबू की गिरफ्तारी का जमकर विरोध किया है और इसे लोकतंत्र के लिए खतरा बताया है। इस बीच चंद्रबाबू नायडू अपनी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट लेकर आ चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट में दायर नायडू की याचिका के अनुसार एफआईआर राजनीतिक प्रतिशोध का मामला है और ये सब इसलिए क्योंकि वो आंध्र प्रदेश राज्य में विपक्ष के नेता हैं। याचिका में तर्क दिया गया है कि पुलिस हिरासत के लिए देर से दिए गए आवेदन से राजनीतिक प्रतिशोध स्पष्ट दिख रहा है। चंद्रबाबू ने याचिका में कहा कि सीआईडी मेरे परिवार और पार्टी को फंसाने के लिए लगातार धमकी दे रही है। याचिका के अनुसार जांच की शुरुआत और एफआईआर का पंजीकरण दोनों ही भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 17A के तहत अनिवार्य मंजूरी के बिना शुरू किया गया था। धारा 17A के तहत ये जरूरी है कि किसी भी लोक सेवक के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बाद ही शुरू हो। इस केस में राज्यपाल से इजाजत तक नहीं ली गई थी। ये मामला आंध्र प्रदेश राज्य में स्किल डेवलपमेंट केंद्रों की स्थापना से संबंधित है, जिसकी कुल अनुमानित परियोजना लागत 3,300 करोड़ रुपए थी, जिसे सीमेंस कंपनी ने लगाया और सीमेंस कंपनी के साथ मिलजुल कर सरकार ने ये कार्यक्रम शुरू किया था। कई राज्यों में इस तरह के कार्यक्रम चल रहे हैं, लेकिन चूंकि आंध्र प्रदेश में इस वक्त राजनीतिक गर्मी है, इसलिए चंद्रबाबू नायडू का ये विकास, राज्य को विकसित करने का ये कार्यक्रम आज भ्रष्टाचार के घेरे में आ गया है, जिसमें सीमेंस, इस कार्यक्रम में सीमेंस के सॉफ्टवेयर पर ट्रेनिंग देकर युवाओं को प्रशिक्षित किया जाता था। सीआईडी ने दावा किया है कि कथित धोखाधड़ी से राज्य सरकार को 371 करोड़ रुपए का भारी नुकसान हुआ, जो कि बाद में 27 करोड़ का साबित हो रहा है, ऐसा लग रहा है सीआईडी को। सीआईडी के अनुसार सरकार की ओर से अग्रिम रूप में जारी की गई अधिकांश धनराशि फर्जी चालान के माध्यम से शेल कंपनियों को भेजी गई। सीआईडी का यह भी दावा रहा कि कॉन्ट्रैक्ट बिना टेंडर के दे दिया गया। आरोप ये भी है कि टीडीपी ने कथित घोटाले में पैसा बनाया। उधर टीडीपी ने तमाम आरोपों को सिरे से खारिज किया। किस तरह से टीडीपी ने आरोपों को रद्द किया है वह हम आपको आगे बताएंगे और तमाम साक्ष्यों के हिसाब से समझाने की कोशिश करेंगे कि राजनीतिक साजिश जब रची जाती है तो कैसे आपके अच्छे काम भी गुनाह साबित होने लगते हैं। लेकिन फिलहाल केस से जुड़े कई मुद्दे, कई सवाल हैं। चंद्रबाबू नायडू के बहाने लोअर जुडिशरी से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक इस तरह के मामलों के पहुंचने के बाद
किस तरह से धारणाएं बनती हैं, क्या क्या हो रहा है और क्या कानून के रास्तों का दुरुपयोग सत्ता पक्ष करना सीख चुका है और बहुत खुलेआम तरीके से अब कर रहा है। इन तमाम सवालों पर आज हम अपनी चर्चा में गौर करेंगे। मसले राजनीतिक साजिशों के हैं, जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के हैं, जमानत के लिए जद्दोजहद या जेल बनाम बेल का मुद्दा है। इन सब मामलों पर गहराई से चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक बेहद वरिष्ठ पैनल जुड़ रहा है। तो आइए चर्चा शुरू करने से पहले हम वो रिपोर्ट जरूर आपको दिखाना चाहेंगे जिसमें चंद्रबाबू नायडू केस का पूरा विस्तार एक तरह से है और इन तमाम आरोपों के पीछे की राजनीतिक साजिश भी। देखिए रिपोर्ट। 9 सितंबर 2023, समय शाम 6 बजे, जगह नांदयाल, आंध्र प्रदेश। इन तस्वीरों ने पूरे देश को चौंका दिया था। चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी ने पूरे देश को सख्ते में डाल दिया था और सभी के जुबान पर यही सवाल था, आखिर ऐसा क्यों हुआ? साफ सुथरी छवि के लिए मशहूर और विकास की नई गाथा लिखने वाले नायडू को जब आंध्र सीआईडी की टीम ने हिरासत में लिया तब मौजूदा व्यवस्था पर कई प्रश्न खड़े हो गए। चंद्रबाबू नायडू को कौशल विकास निगम के धन में अनियमितता करने के और राजकोष को करीब 300 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी पर पूरे देश से तीखी प्रतिक्रियाएं आई। Mr. Naidu has been targeted by this government ever since this government has come into power. They filed false cases also in the past, and this is one such case. I mean, Mr. Naidu continues to have widespread popularity in the state, in the country, and globally. I mean, he is a world-renowned leader, and this government, with the only intention to malign his image and to mudsling, have foisted a false case and have taken him to custody and now sent him to remand. लोकतंत्र का एक सीमा होता है, वो सीमा मान के ऐसा कुछ करना नहीं चाहिए जो बाद में इसका दूसरी रूप हो सकता है। आज एक गवर्नमेंट पावर में है, इसी के लिए आप अगर ऐसे करें तो कल और एक गवर्नमेंट पावर में आएगा, वो भी सेम चीज करेगा। ये करना नहीं चाहिए, ये मैं समझती हूँ। हमने उसको किसी को नहीं किया। मेरे के पास कितना इंफॉर्मेशन है, मैं सीपीएम का चीफ मिनिस्टर को और वो मिनिस्टर को जितना दिन 34 साल वो लोगों ने रहा, हम एक भी टच नहीं किया कि ये हमारा लोकतंत्र को कर्सी होता है। మేము అడిగేదంటే ఒక నిమిషం మీరు అర్థం చేసుకోండి. ఎంతో మంది మమ్మల్ని అరెస్ట్ చేస్తున్నారు, గోడ దూకులు తీసుకుపోతున్నారు, కొడుతున్నారు, బెదిరింతలు చేస్తున్నారు. ఓకే, ఇప్పుడు నా దగ్గరికి వచ్చారు, మీరు వచ్చి నన్ను రమ్మంటున్నారు. దేనికి రమ్మంటున్నారు చెప్పమంటే మీరు చెప్పకుండా నన్ను రావాల్సిందేనంటే ఎక్కడ దీనికి ఏంటి? चंद्रबाबू नायडू फिलहाल रिमांड पर है और केस सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। नायडू ने एफआईआर को बेबुनियाद बताते हुए उसे रद्द करने की अपील की है। आइए एक नजर डालते हैं कि सीआईडी की चार्जशीट में नायडू के खिलाफ क्या आरोप हैं और टीडीपी कैसे इन आरोपों का खंडन कर रही है। चंद्रबाबू नायडू, आरोप और खंडन। सीआईडी का आरोप, सीमेंस के किसी खर्च के बिना आंध्र प्रदेश सरकार ने 371 करोड़ की अग्रिम राशि देकर परियोजना को लागू करने में जल्दबाजी की थी। टीडीपी का जवाब, परियोजना को आंध्र में लागू करने में बिल्कुल जल्दबाजी नहीं थी। समझौते पर हस्ताक्षर करने के 5 महीने बाद ही पहला भुगतान जारी किया गया था। प्रोजेक्ट में पारदर्शिता है। सीआईडी का दूसरा आरोप, तत्कालीन सरकार ने अग्रिम धनराशि का अधिकांश हिस्सा नकली चालानों के माध्यम से शेल कंपनियों को भेजा। टीडीपी का जवाब, ये जीएसटी कर चोरी का मुद्दा है। स्किलर से कुछ कंपनियों को जो कुछ भी भेजा गया उससे नकली चालान किया गया और जीएसटी कर राहत का दावा किया गया। सीआईडी का तीसरा आरोप, बिना टेंडर आमंत्रित किए सीमेंस से अनुबंध किया गया। टीडीपी का जवाब, सीमेंस की कौशल विकास परियोजना सीमेंस से मिलने वाले 90% अनुदान पर आधारित है। अनुदान पर टेंडर जारी करने की आवश्यकता नहीं होती है।
सीआईडी का चौथा आरोप, चंद्रबाबू नायडू के साथ साथ टीडीपी को भी गबन का पैसा मिला। टीडीपी का जवाब, फॉरेंसिक ऑडिटर रिपोर्ट की कार्यप्रणाली दोषपूर्ण है, रिपोर्ट के आधार पर गबन का आरोप लगाना सही नहीं। सीआईडी के हर आरोप का चंद्रबाबू नायडू के पास जवाब है। टीडीपी ने भी सफाई पेश की है। ऐसे में अब अदालत में सीआईडी क्या सबूत पेश करता है और नायडू की टीम उसे कैसे बेबुनियाद साबित करती है, इस पर सबकी नजर रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट। तो हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं बेहद ख़ास मेहमान जस्टिस एम एन वेंकटचलैया, पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और प्रोफेसर उपेंद्र बख्शी कानूनविद जुड़ेंगे हमारे साथ, राशिद अल्वी जुड़ेंगे, कौशल किशोर हमारे साथ जुड़ेंगे, बीजेपी से सांसद हैं, राशिद अल्वी वरिष्ठ कांग्रेस नेता रहे हैं, AK जैन हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूर्व DGP रहे हैं उत्तर प्रदेश के, GK पिल्लई साहब पूर्व गृह सचिव रहे हैं, जस्टिस BG कोलसे पाटिल जुड़ रहे हैं, पूर्व जज बॉम्बे हाई कोर्ट से, और साथ में NK सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार, और इंद्रजीत बदवार हमारे साथ जुड़ेंगे, हमारे एडिटर इन चीफ इंडिया लीगल के। और इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि कई जैसी ये खबर आई, बहुत सारी, जैसा कि हमने दिखाया कि हमारे पास बहुत सारे पॉलिटिकल रिएक्शन, राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आई, और इसी दौरान हमने बात की संजय सिंह से भी, जो कि आप सांसद रहे, और उनकी प्रतिक्रिया भी जब उन्होंने ये प्रतिक्रिया दी उसके कुछ ही देर बाद उनकी गिरफ्तारी हो गई थी। सबसे पहले मैं आपको संजय सिंह की प्रतिक्रिया दिखाऊंगी, क्योंकि इसी तरह का मामला लगभग संजय सिंह का भी रहा और उस पर बातचीत अभी चल रही है, कोर्ट सख्त दिख रही है मनीष सिसोदिया के मामले में भी। लेकिन चंद्रबाबू नायडू का ये मसला, इसमें कोई शक नहीं कि एक सुर में सबने कहा कि ये एक राजनीतिक मसला है। संजय सिंह की प्रतिक्रिया सबसे पहले आप देखें, उसके बाद मैं आपको ले चलूंगी तमाम मेहमानों से मिलाने और उनसे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले संजय सिंह, अगर हम इस पूरे मसले को देखें तो जिस तरह की प्रतिक्रिया संजय सिंह की रही है, उससे शायद ये भी आप कह सकते हैं कि उनको भी शायद इस बात का अंदाजा हो रहा था कि आने वाले दिन उनके भी कुछ ऐसे ही गुजर सकते हैं। देखिए, मुझे लगता है कि किसी के भी विरुद्ध राजनीतिक दुर्भावना से कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। जो साक्ष्य हैं, जो प्रमाण है, उसके आधार पर कार्रवाई होनी चाहिए। और अब उस पूरे मामले में जांच चल रही है, देखिए निकल के क्या आता है सामने। जी बिल्कुल। और जो जांच की बात जब चल रही थी तो हमने NK सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। NK सिंह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। चंद्रबाबू नायडू केस को लेकर ये बहुत कहा जा रहा है कि ये एक ऐसा केस है जहां पर सरकार अपने विपक्षी नेताओं को दबाने की कोशिश कर रही है। हालांकि साउथ में ये माना जाता है कि इस तरह की पॉलिटिक्स रही है जिसमें सियासी बदले की भावना से काम किया जाता है। क्या आपको लगता है कि ये मामला भ्रष्टाचार से कहीं ज्यादा सियासी समीकरण को साधने की कार्रवाई है? क्योंकि जो आरोप लगाए जा रहे हैं, पहले कहा गया कि 3000 करोड़ का घोटाला है, फिर कहा गया 300 करोड़ का घोटाला है, अब कहा जा रहा है कि नहीं 27 करोड़ का ही मामला अभी तक बन रहा है, जबकि कोई भी कागज जमा नहीं कर पाई अभी तक सीआईडी, और कह रही है कि पहले गिरफ्तारी होगी उसके बाद हम जांच शुरू करेंगे। क्या आपको लगता है कि सियासी मामला ज्यादा है कानूनी या भ्रष्टाचार के मामले से? चंद्रबाबू नायडू पे आप देखिए, आप किस तरह से चंद्रबाबू नायडू को यू वांट टू शेकल देम इनटू सबमिशन। आई मीन दिस इज हाउ द स्टेट इज फंक्शनिंग। चंद्रबाबू नायडू सिर्फ बीजेपी के साथ आ जाए तो चुनाव में उनको फायदा मिले, सिर्फ क्योंकि पहले भी रह चुके हैं, तो दर्द है कि अब क्यों नहीं है। उधर राजशेखर रेड्डी को भी इसी तरह पटाया जा रहा है। तो ये सारी जो साजिश हो रही है, इसको अंग्रेजी में कहते हैं पैलेस इंट्रीग्स, ये राजमहलों के षड्यंत्र की तरह होता जा रहा है। मुझे लगता है कि भारत की जनता इसको गौर से देखेगी। थोड़ा टाइम भले लगता है, लेकिन शायद अब वो देखने लगी। जी बिल्कुल। और जो बात आप कह रहे हैं, शायद वैसे ही प्रतिक्रिया
तमाम नेताओं की भी आ रही है। राशिद अलवी भी इसको साजिश ही मानेंगे आप? देखिए, आज का जो माहौल है, सियासी माहौल है, उसके अंदर ये अंदाज़ा करना बहुत मुश्किल काम है गुनाहगार कौन है और कौन बेगुनाह है। भारत सरकार ख़ास तौर से विपक्ष के नेताओं के पीछे पड़ी है। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, उनको कोई दूसरा काम ही नहीं रह गया है सिवाय इसके कि वो विपक्ष के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करते रहें। और अब ये काम प्रांतों के अंदर भी शुरू हो रहा है। मैं बहुत बार ये बात कह चुका कि ये पाकिस्तान के अंदर तो हुआ करता था कि जिन लोगों के हाथों में सत्ता आ गई और जिनके हाथों से सत्ता चली गई, उनके खिलाफ हर तरीके की वो कार्रवाई करते थे। हमने अपनी आंखों से देखा, भुट्टो को फांसी हुई है, क्या कुछ नहीं हुआ उस मुल्क के अंदर। लेकिन हमारे मुल्क में ऐसे हालात नहीं थे, लेकिन अब हमारे मुल्क में एक बार फिर ऐसे ही हालात पैदा हो। जी बिल्कुल। इसके पहले कि मैं इसके कानूनी पहलुओं को जांचने लगूं, ये जो राजनीतिक कुछ और खासकर मीडिया जिस तरह से इस पूरे मामले को देख रही है वो मैंने आपको दिखाया। हमारे साथ कौशल किशोर, जब बात हो रही है सत्ता की और ये कहा जा रहा है कि सत्ता इस तरह के काम कर रही है, तो मैंने सोचा कि उन लोगों को भी जरूर बुलाया जाए जिन पर आरोप लगाया जा रहा है। कौशल किशोर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मंत्री हैं प्रधानमंत्री मोदी के मंत्रिमंडल में। कौशल जी, आपकी सरकार पर यह आरोप लग रहा है कि आप विपक्ष को दबाने की कोशिश करें। चंद्रबाबू नायडू के बहाने जगनमोहन रेड्डी को आपने शह इतनी दी कि वो चंद्रबाबू नायडू को भ्रष्टाचार के तथाकथित आरोपों में घेरें और उन्हें गिरफ्तार करें, जबकि उसमें जिसको कहा जाए नेचुरल जस्टिस का भी उपयोग नहीं किया गया है। क्या मैं ये मानूं कि बीजेपी अप्रत्यक्ष रूप से तमाम अपने जो विपक्षी दल हैं उनको कहीं ना कहीं घुटने टेकवाने पर मजबूर करना चाह रही है, अपने हिसाब से चाह रही है कि उसके हिसाब से ही पूरी राजनीति हो? चंद्रबाबू नायडू को भी आप चाह रहे हैं कि वो आपसे समझौता कर लें ताकि आपकी सीटें आंध्र प्रदेश में जो 0 के बराबर हैं वो बढ़ सकें? क्या आप इन आरोपों से सहमत होंगे? इस घटनाक्रम में हमें क्या दिक्कत होगी, बल्कि देखिए घटनाक्रम अलग चीज़ है और देश के राष्ट्र के निर्माण के लिए, विकसित भारत बनाने के लिए मोदी जी के नेतृत्व में एकजुट होना एक अलग चीज़ है। और जो लोग मोदी जी पर विश्वास करते हैं, राष्ट्र के निर्माण के लिए, विकसित भारत के लिए काम करना चाहते हैं, वो एनडीए गठबंधन के साथ रहेंगे और मोदी जी की मदद करने का काम करेंगे। तो कौशल जी, इसका मतलब कि जो अगर विपक्ष की राजनीति कर रहा है वो देश का विकास नहीं करेगा और शायद इसलिए आपको सूट नहीं करेगा। बहरहाल, चंद्रबाबू नायडू केस का जो सियासी साजिश है, क्या अदालत की नजरें भी कुछ इसी तरीके से उसको देख रही हैं? इसके पीछे की बात समझने की कोशिश हम करेंगे। हमारे साथ जस्टिस बीजी कोलसे पाटिल भी जुड़ रहे हैं, पूर्व जज हैं बॉम्बे हाई कोर्ट के। जस्टिस कोलसे, क्या बार बार ये कहा जा रहा है कि चंद्रबाबू नायडू का ये पूरा मामला ये पॉलिटिकल साजिश है? क्या आपको लगता है कि ये केस पॉलिटिकल साजिश है? आजकल जो भी कार्रवाई हो रही है वो कभी मेरिट पे हुई है क्या? कुछ भी थोड़ा जिनको मिलता है वैसी कार्रवाई करेंगे तो बीजेपी के सभी नेताओं पर हो सकती है, इंक्लूडिंग मोदी एंड शाह, सबके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। लेकिन कार्रवाई तो इन्हें लोगों के ऊपर किए जा रही है, जैसे कि शुरुआत लालू प्रसाद से करी और आज जो लोग जिनके खिलाफ मोदी ने भोपाल में कहा था कि इनके खिलाफ 75 करोड़ का घोटाला है और उनको दूसरे दिन डिप्टी सीएम बनाया। यदि चंद्रबाबू नायडू भी कुछ उनके चंगुल में आ जाते तो कार्रवाई नहीं होती। बिल्कुल। और उपेंद्र बख्शी साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उपेंद्र बख्शी साहब, अगर इस पूरे मामले को हम देखें तो ये कहा जा रहा है बार बार कि जैसा अभी जस्टिस कोलसे ने भी कहा कि ये इसके पीछे कहीं न कहीं एक राजनीतिक साजिश की बू आ रही है। पॉलिटिकल नेता तो कह ही रहे हैं। क्या आप इस पूरे मामले को एक राजनीतिक साजिश के रूप में देख रहे हैं? और साथ ही ये भी देखा जा रहा है कि राजनीतिक हिसाब किताब को ठीक करने के लिए
कानून की मदद ली जाती है और इस तरह की कार्रवाइयां करके कई मामले न्यायपालिका में लाए जाते हैं। हाल ही में अगर मैं बात करूं तो सुप्रीम कोर्ट ने ये यहाँ तक कहा कि राज्य मशीनरी के इस्तेमाल पर डीएमके और एआईएडीएमके को फटकार लगाते हुए कि ये सब कुछ लोकतंत्र के लिए खतरा है। कितनी चुनौतीपूर्ण स्थिति है आप देख रहे हैं, खासकर चंद्रबाबू नायडू के मामले को यदि देखें तो ठीक वैसे ही किया गया है जैसे कभी डीएमके और एआईएडीएमके के बीच किया जाता था और जिस तरह से बिना साक्ष्य के गिरफ्तारियां हुई हैं। क्या आपको लगता है कि अब हम एक बेहद खतरनाक दौर में प्रवेश कर रहे हैं? I don't know what grave danger, but if you look just at the bare headings of the Supreme Court cases or Supreme Court reports, among the first cases was Namboodiripad, the Chief Minister of Kerala, then Indira Gandhi, Maneka Gandhi, hundreds of cases which politicians brought to court against the other party or against the election commission or even against the press in defamation cases and so on. So I think the Supreme Court has to decide. I read a whole book called Supreme Court and Politics in 1980s which explains that there is a certain amount of socialization of the Constitution, in the sense that everybody goes to court, and politicians, when they feel wronged by fellow politicians or by journalists or by others, take recourse to Article 32, Article 136 of the Constitution, and they get to court. And they regularly go to court. It's not only of Tamil Nadu. So I don't know whether it's a grave danger. In fact, Mr. Bommai went to court and there was a great judgment on basic structure of the Constitution. Indira Gandhi, 39th Amendment, Radnarayanji went to court, and you know what happened. So there's an African saying that when elephants fight, it is the grass which suffers. Yes. Now I don't want to be that grass. Why should I suffer? When they go to Supreme Court saying their fundamental rights are violated, I said, voila, it's a great day for me. It is deepening democracy, not threatening democracy. Because they accept the discipline that the court's word will be final word when two parties fight. Therefore they accept the idea of the Constitution, they strengthen it. I think more politicians should go to courts rather than less. So I don't see why it's a danger. In fact, the comment is a danger. You cannot, I said, you cannot depoliticize the court. The court does have its own politics. But in that book, I recognize that the batch and margin lectures, it's still relevant. That courts has a politics of values, not politics of interest. A judge never benefits by and large unless the judge is shown to be corrupt. That's a different matter. But no judge benefits by the outcome. Judges are relatively disinterested in the judgment they give. Despite they cannot, they do politics, they do constitutional politics of values. Whereas politicians practice politics of interest. What is there in it for me? जी बिल्कुल उपेंद्र जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जितना ही इस तरह के मामले जब कोर्ट में आएंगे, बहस भी होगी तो नए रास्ते भी खुलेंगे। लेकिन बदवार साहब, यहाँ एक खतरा और होता है, खासकर सियासी जब दल इस तरह से बदले की भावना से काम करने लगते हैं तो ये निचली अदालत में, जब चंद्रबाबू नायडू का आप मामला देखें, एक आदमी अपने रैली पे है और अल सुबह कुछ पुलिस वाले आते हैं और उसकी गिरफ्तारी शुरू हो जाती है, कोई उस वक्त पेपर नहीं दिया जाता,
पहले कुछ और कहा जाता है, फिर ये कहा जाता है कि अब गिरफ्तारी हो गई, अब जांच भी में धीरे धीरे सारे हमारे पास साक्ष्य आने लगेंगे और पूरा मामला खुलने लगेगा। जो निचली अदालत जो होती है, जिस पर ज्यादा दबाव रहता है सियासी दलों का, ये कहने से हम इस सच से हम मुंह नहीं मोड़ सकते। क्या आपको लगता है कि इस तरह की चीजों से जो अदालत की सैंक्टिटी है वो भी कहीं ना कहीं खतरे में पड़ती है और इस वजह से ये सियासी दल बदले की भावना से कार्रवाई कर पाते हैं? दूसरी बात कि जब सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला आता है तब तक बहुत देर भी हो चुकी होती है। कई ऐसे भी दल हैं, कई ऐसे नेता हैं जिनका पूरा करियर तब तक दांव पे लगा रहता है। ठीक है, फैसला आ जाएगा, आने वाले समय के लिए तो ठीक हो जाएगा, लेकिन उस व्यक्ति का क्या जो काफी नुकसान झेल चुका होता है इस दौरान? किस तरह से आप लेंगे चंद्रबाबू नायडू के मामले को देखते हुए इस पूरे घटनाक्रम को? देखिए, इसका मुख्य मूल जो है वो आपने एक बहुत ही संक्षिप्त रूप में इसको समराइज कर लिया है, क्योंकि इसको आप एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखें तो जो आज हो रहा है वो एक बड़ा एग्जैजरेटेड पार्ट ऑफ द सिस्टम। ये पूरी सिस्टम, पूरी तंत्र की विश्वसनीयता पे एक धब्बा डालता है, क्योंकि क्या हो रहा है, अब जो हो रहा है वो पहले भी हो रहा है, बट उसको एक मोर रिफाइंड और मोर क्रूड तरीका दिया जा रहा है। अब जैसे कि अभी बख्शी साहब ने, प्रोफेसर साहब ने कहा था नंबूदरी पद के बारे में, उसके बाद अब देखिए ये केसेस, ये पॉलिटिकल केसेस, जो बदलाव के केसेस हैं, ये चलते रहे। किस्सा कुर्सी का देखिए, फिर मेनका गांधी का केस देखिए, जहां पर जो उनकी विल कंटेस्ट की गई थी, संजय गांधी की विल कंटेस्ट की गई थी, उसमें रिलीजियस सवाल उठाए थे, वो पॉलिटिकली मोटिव था। उसके बाद लखू भाई पाठक का केस देखिए, और जैन हवाला का केस देखिए, फिर आप बोफोर्स में देखिए, और जिसमें सीबीआई उस टाइम पे ईडी वगैरह की इतनी अहमियत नहीं हो रही थी, वो तो बाद में आए थे, बट सीबीआई का दुरुपयोग अगर होता रहता था तो ये जो केज पैरट इत्यादि जो इनको बुलाया गया था, ये इनके कोई कारण थे, क्योंकि इन सब केसेस में आप देखिए कि जब ये केसेस शुरू को हैं, ये केसेस सब वेपनाइजेशन ऑफ द लोअर जुडिशरी से शुरू हुए, चाहे वो कांग्रेस के टाइम पे हो, चाहे वो जनता दल के टाइम पे हो। ये बदलाव की नीति चलती गई और ये रिफाइंड हो रही है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी अहमियत जो है राजश्री, वो अहमियत होती है अब हमारी जुडिशरी की। इसमें असली टेस्ट है जुडिशरी के इंडिपेंडेंस का, कि वो जब देख रही है कि इतने सालों से ये बदलाव की राजनीति चल रही है, जिसमें बेसिकली क्या हो रहा है कि लोगों के करियर खत्म हो रहे हैं, कोई प्रूफ नहीं आ रहा, और देखिए कि जिस तरह से इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, पुलिस की जो कार्रवाई होती है, क्योंकि पुलिस उन लोगों में कोई स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग नहीं है, और उनके पास इंडिपेंडेंस नहीं है। जो प्रकाश सिंह कमेटी ने कितने साल हुए रिपोर्ट दी थी कि जब तक पुलिस जुडिशरी की तरह इंडिपेंडेंट ना हो कार्रवाई करने के थे, तो पुलिस का हम पे हमेशा कंट्रोल रहेगा। और आप देखिए कि जो प्रक्रिया जो बनी हुई है प्रोटेक्शंस की, जैसे कि आप करप्शन और एंटी करप्शन एक्ट आप देखिए 1988 में, उसमें आर्टिकल जो अनुच्छेद 17A है, उसमें लिखा हुआ है, उसमें प्रोटेक्शंस दिए हुए हैं कि आप पॉलिटिकल वेंडेटा तो अगेंस्ट हाई प्रोफाइल पर्संस को प्रोटेक्ट करने के लिए जो अपना काम कर रहे हैं, जो पॉलिसीज बना रहे हैं, कि हर नीति पॉलिसी कोई बनाए, उस नीति के आधार पर आप कहें कि आपने नीति बनाई थी, देयरफॉर यू आर करप्ट, और इसमें से करप्शन हो सकती है, पूरी नहीं मगर पोटेंशियली हो सकती है। 17A बना था कि आप गवर्नर का परमिशन लेंगे इनको प्रोसिक्यूट करने से पहले। अब इसमें ये देखा जा रहा है कि इन्होंने गवर्नर का परमिशन शायद नहीं लिया था, स्टेट सीआईडी ने, ये एक आरोप लगा हुआ है। बिल्कुल। और अगर गवर्नर, अब देखिए, अगर ये पूरी सिस्टम की विश्वसनीयता की जो मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि अब देखेंगे कि, और मैं कोई नई बात नहीं कर रहा, जितने भी हमारे मेहमान जुड़े हुए, वो आप जानते हैं कि गवर्नर्स का क्या हाल हो गया है। जी बिल्कुल। अब देखिए कि गवर्नर्स, मुंबई केस तो इज देयर, उसके बाद अब देखिए गवर्नर्स ने जो रोल प्ले किया है स्टेट में, वो बिल्कुल ही पॉलिटिकल रोल है, और तो जब तक ऊपर से नीचे तक ये पूरा सिस्टम जो है ये पॉलिटिसाइज हो गया है। देखिए जुडिशरी में पॉलिटिसाइजेशन आ गई है, गवर्नर्स में पॉलिटिसाइजेशन आ गई है,
पुलिस तो पुलिसाइजेशन आ गई जी है, बिल्कुल। IAS में पुलिसाइजेशन आ गई है। लेकिन ये आपके इंस्टीट्यूशन जो पुलिटिसाइज हो गए हैं, ये एक जो बीमारी है, हाँ। ये सिर्फ चंद्रबाबू नायडू की अरेस्ट की बीमारी नहीं है, ये एक पूरी सिस्टमिक बीमारी है। जी बिल्कुल, एक फेल्योर है एक तरह से। जस्टिस MN वेंकटचलैया बहुत देर से हम सबों को सुन रहे हैं और उनसे जरूर जाना चाहूंगी। जस्टिस MN वेंकटचलैया, वी हैव सीन हाउ थिंग्स हैव अनफोल्डेड इन द चंद्रबाबू नायडू केस. नाउ माय क्वेश्चन टू यू सर इज दैट from your own experiences, how serious is the problem of political pressure on the lower judiciary? Because we can't deny it, sir. It might happen in some rare cases. Generally, the judicial system is insulated from political pressure in the general feeling, and Sir. it is true also. It might happen in some rare cases, or even some cases which are amenable to outside pressure, but by and large the subordinate judiciary in the country is independent, and political pressure is perhaps not a very important impediment. Sir, but sir, when we are talking about this case, now this case is in Supreme Court, and as we all know, many cases are brought to judiciary to settle political scores. Recently, the Supreme Court had slammed political parties on use of state machinery to settle scores, and said it to poses grave danger to democracy, and which Professor Bakshi was referring. How challenging is this situation? I would like to know in the reference of this Chandrababu Naidu case. Quite a serious problem. It has to be discussed and solutions to be found. And the best solution is to emphasize on the philosophy of the judicial independence of the judicial branch of the state. And secondly, the superior courts must lay down norms on which you distinguish a politically sensitive case, and solutions to be prescribed for them. I think this requires a serious debate between the bar and the bench, and perhaps the political system must also be involved in finding norms for the correct approach to this matters. Sir, बिल्कुल, और बहुत ज़रूरी है इन सब चीज़ों पर बात करना। फिलहाल छोटा सा एक ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद जब हम हाजिर होंगे तो हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इस पूरे मामले में जिस तरह से कहा जा रहा है कि लोअर जुडिशरी पर दबाव बनाया गया, क्या पुलिस भी दबाव में आती है इस तरह के मामलों में? इसमें क्या हुआ? जैसे हमने सुबह सुबह जो तस्वीरें देखी थी, उसके बाद भी तमाम हमने विपक्षी दलों के नेताओं की गिरफ्तारियां हम लगातार देख रहे हैं, ये सारे मामले चल रहे हैं, इसलिए कई सवाल भी उठ रहे हैं इस कार्यक्रम में। और हमारे साथ बेहद खास पैनल जुड़ा हुआ है। जस्टिस MN वेंकटचलैया, फॉर्मर CJI हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रोफेसर उपेंद्र बख्शी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, संजय सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया दी थी, वो हमने आपको दिखाई है, राशिद अलवी, कौशल किशोर BJP सांसद, AK जैन पूर्व DGP UP के, और GK पिल्लई पूर्व गृह सचिव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जस्टिस BG कोल से पाटिल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और NK सिंह वरिष्ठ पत्रकार, और इंद्रजीत बतवार हमारे एडिटर इन चीफ इंडिया लीगल के, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मिस्टर पिल्लई, आपके पास आना चाहूंगी। और जैसे चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी हुई तो कई सवाल उठे, हमने जानने की कोशिश की कि क्या लोअर जुडिशरी को प्रेशर में लाया गया या सुप्रीम कोर्ट में ये पूरा मामला किस तरह से देखा जाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जांच एजेंसियों पर उठ रही है, पुलिस पर उठ रही है। यहाँ पर अगर हम बात CID की करें, इसके अलावा तमाम केंद्रीय जांच एजेंसियां भी हैं जिनको कहा जाता है कि सत्ताधारी दलों से उनको निर्देश मिलते हैं, और कई बार तो सुप्रीम कोर्ट तक ने कहा कि CBI एक तरह से पालतू तोता है सरकार की। इस तरह के आरोप लगते रहे हैं। क्या आप मानते हैं कि जिस तरह से जांच एजेंसियां सरकारी लोगों के या सत्ताधारियों के पीछे पीछे चलती हैं, ऐसे में इन एजेंसियों के खिलाफ भी कोई कार्रवाई की जानी चाहिए? See, I believe that, you see, all these agencies, the head of these agencies
are bound by the rule of law and the constitution. So if you see that these agencies are, let me put it this way, are either misusing the law or if I may call it, they are using it for political purposes, if you want to make it explicit, then they should be hauled up in the court when it is taken to the court. If you do something which is totally illegal action, then you have to face the consequences for that illegal action, because you are depriving somebody else's personal liberty or his freedom to move. His personal, sometimes in the case it can be an arrest without any facts available, and then the concerned head of the agency or the concerned officer who takes that decision would have to be held accountable. And that accountability really comes that he has to then face the consequences of perhaps even being sent to jail. I think the first really, what should I say, change will really come about if the agencies who do misuse the law. जी बिल्कुल। नायडू साहब हमारे साथ जुड़े हुए। नायडू साहब, एजेंसियों की बात ही नहीं है, पुलिस की भी बात है, और इस पूरे मामले में तो साफ तौर पर दिख रहा है चंद्रबाबू नायडू के मामले में कि पुलिस कहीं ना कहीं दबाव में दिख रही है। राज्यपाल से परमिशन तक नहीं ली गई, आनन फानन में गिरफ्तारी की गई। ऐसे में क्या आपको लगता है कि पुलिस सियासी दबाव में आती है? और जिस तरह से कार्रवाई है, कम से कम ये तो कहा जा सकता है, लेकिन कंफर्म आपसे मैं जरूर करना चाहूंगी कि पुलिस वाकई सियासी दबाव में आती है, और आती है तो इसको बचाए कैसे जाए? चंद्रबाबू नायडू जी की गिरफ्तारी को आंध्र प्रदेश में राजनीतिक विद्वेष से की जाने वाली गिरफ्तारी बताया जा रहा है। आरोप इसी प्रकार के लग रहे हैं, परंतु एफआईआर जो हुई हैं उनमें कितना कंटेंट है, क्या तथ्य हैं, जब तक उनकी समीक्षा न कर ली जाए तब तक मैं समझता हूं कि उस पर टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। लेकिन ए.के. जैन साहब जी बिल्कुल सही है कि पुलिस पर सियासी दबाव रहता है। जो भी पॉलिटिकल पार्टी पावर में रहती है, जो भी गृह मंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री होते हैं, उनके निर्देशों को पालन करना पुलिस का दायित्व हो जाता है। जी बिल्कुल। ए.के. जैन साहब, आपने ये जैसे बताया कि पुलिस पर दबाव तो रहता है, इसमें कोई शक नहीं। और एन.के. सिंह, आपके पास आना चाहूंगी। जब पुलिस की बात हुई और पिल्लई साहब ने जब बताया कि जांच एजेंसियों को भी देखा जाए तो वो कहीं कुछ तो ऐसा होता है जो बहुत सही नहीं कहा जा सकता। चंद्रबाबू नायडू के केस की यदि मैं बात करूं तो यहाँ पर जिस तरह से जांच एजेंसियों पर पक्षपाती कार्रवाई के आरोप को तूल दिया गया है और बार बार बताया जा रहा है, आंकड़ों को भी यदि हम देखें तो भी उससे भी पता चलता है कि केंद्रीय एजेंसियों की दबिश लगातार विपक्षी दलों पर बढ़ रही है। क्या इंटेंशन समझा जाए सरकार की तरफ से इसको? क्या ये माना जाए कि जो बीजेपी के हो जाते हैं वो तो सब कुछ उनके सारे पाप धुल जाते हैं? चंद्रबाबू केस में भी यही मंशा है कि किसी तरह से वो बीजेपी की तरफ आ जाएं ताकि बीजेपी का खाता खुलवा सकें? इसमें कोई शक नहीं कि अगर हम सर्वे की बात करें तो लगातार ऐसा लग रहा है कि जगन मोहन रेड्डी के लिए स्थितियां बहुत अच्छी नहीं हैं और चंद्रबाबू नायडू के लिए स्थितियां अच्छी बन रही थी, टीडीपी के लिए स्थितियां अच्छी बन रही थी। और इसके पहले भी बीजेपी ने कई बार संदेशे भिजवाए चंद्रबाबू नायडू को साथ आने के लिए, लेकिन चूंकि चंद्रबाबू नायडू इसके लिए तैयार नहीं थे, इसलिए अब ये तिकड़म चला गया है। डबल हो गई हैं ये गिरफ्तारियां, डबल हो गई, बल्कि डबल्स कुछ केसेस में डबल से ज्यादा हो गई हैं। और विपक्ष की गिरफ्तारी तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा हुई है हाल के दौर में। जी। एक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में एक चीज होती है कि मोटिव आप देखते हैं, आप अचानक आते हैं और विपक्ष के लोगों पे आप चार्ज करते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं,
उनका कहना है कि साहब वो करप्ट हैं इसलिए हम कर रहे हैं और हम ईमानदारी चाहते हैं। लॉजिक बड़ी अच्छी है, लेकिन जब वही लोग आपकी पार्टी में आ जाते हैं तो वो केसेस बंद हो जाते हैं जी। ये कैसे है? देश का प्रधानमंत्री अगर कहता है कि अजीत पवार फला उसमें है, घोटाले में है, और पूरी तरह से वो एक बड़े फोरम से कहता है देश का प्रधानमंत्री, और उसके 4 दिन बाद जब वो पार्टी बदल देते हैं, पार्टी बीजेपी के साथ आ जाते हैं, तो उनको हम पद दे देते हैं भारत के संविधान की वो शपथ लेके, और सरकार में आ जाता है जी। इसी तरह आप बाकी वेस्ट बंगाल के देखिए, तो अपोजिशन के लोग जब आपके यहाँ आ जाते हैं तो वो सारे केसेस बंद हो जाते हैं। तो इसी में होता है कि मेंसरिया आपका मोटिव क्या है, और ये मोटिव एक पूरे पॉलिटिक्स को क्रिमिनलाइज करने का मोटिव लगता है कि अपने पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में जो भी अपोजिशन में है या तो उसको क्रिमिनलाइज कर दें या वो हमारी तरफ आ जाए। बिल्कुल जी। बदवार साहब, एजेंसियों के दुरुपयोग का हमेशा से एक तरह से आरोप रहता ही है जब भी कोई भी सत्ता में होता है, लेकिन इस मामले में कुछ ज्यादा ही खुल के हो गया। क्या ये माना जाए कि ये ब्रह्मास्त्र अब चल दिया है सरकार ने चंद्रबाबू नायडू के ऊपर? नहीं, मैं जैसे पहले भी आपसे कहा था ब्रेक से पहले कि ये जो एक इसका जो ये जो रूप लिया है हमारी सियासत में इंडिपेंडेंस के बाद, और इसको जब तक आप एक पूरे सियासी परिप्रेक्ष्य में नहीं देखेंगे तो आज की जो स्थिति आप नहीं समझ पाएंगे जी। क्योंकि ये देखिए, इसमें वही मैं कह रहा हूँ कि इसमें एक तंत्र में इम्बैलेंस है यहाँ पर। बिल्कुल ये सिस्टेमिक फॉल्ट है, और इस टाइम पे इतनी ज्यादती हो गई है, और ये तो रोज आप पढ़ रहे हैं पेपर में, मुझे दोहराने की जरूरत नहीं है कि पिछले 10 दिन में कहाँ किस के रेट कहाँ पड़े हुए हैं। कहीं NIA के रेट पड़े हुए हैं, NIA के साउथ इंडिया में NIA के रेट पड़ रहे हैं, कहीं ED के रेट पड़ रहे हैं, कहीं CBI के रेट पड़ रहे हैं, कहीं इनकम टैक्स के रेट पड़ रहे हैं। तो ये यहाँ पर दोहराने की वो नहीं है। यहाँ पर तो ये है कि इसका मसला कैसे हल होगा। ये अगर ये ईवल जो है, ये सिस्टेमिक ईवल जो है, ये चले आ रहा है, इतने सालों से चले आ रहा है, और एज अ जर्नलिस्ट ऑफ 40 years, ये तो मैंने शुरू से, ये नंबूरी पद की बात कर रहे थे, उस तब तो मैं छोटा था, उसके बाद से राइट फ्रॉम बोफोर्स एंड ऑनवर्ड्स अप टू टुडे जो हमने कवर किया है, हाँ। इसमें कोई ज्यादा मैं फर्क नहीं देखता। ये कहता लेकिन क्या इस पूरे मामले में, बदवार साहब आपसे भी जानना चाहूंगी कि क्या इस पूरे मामले में कहीं कोई मेरिट भी दिख रहा है? पत्रकार के नाते आपने इस तरह के तमाम केसेस कवर किए हैं जहां पे राजनीतिक साजिश भी रची गई, क्या मेरिट दिख रहा है इस पूरे मामले में? देखिए, इसमें मेरिट, देखिए ये एक बहुत खरा सवाल है। बिल्कुल देखिए, हम लोग जब कुछ एक जमाना होता था जब CBI को इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी किसी मामले की जांच करती थी, वो हम लोग खोजी पत्रकार जो थे वो आके सामने रखते थे खोज करके, और वो जब वो पब्लिक के सामने आती थी उस खोज में फिर एजेंसी, जैसे कि जो बोफोर्स के टाइम पे ज्यादातर तो हम खोजी पत्रकारों ने निकाला था, बिल्कुल जो मामला था। उसके बाद CBI आई, और ये रघुभाई पाठक का भी हम लोगों ने निकाला था, और ये जो झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो जब शिबू सोरेन का मसला जी, ये पत्रकारों ने निकाला था। अब क्या हो रहा है कि ये लोग पत्र की खोजी पत्रकार या इंडिपेंडेंट सोर्सेज के द्वारा ये एलिगेशन नहीं आ रहे। ये जो एलिगेशन आ रहे हैं, ये एक पॉलिटिशियन दूसरे पॉलिटिशियन पे आरोप लगा रहा है। ये पॉलिटिशियन टू पॉलिटिशियन हो गया है, और इसमें जो पॉलिटिशियन आरोप लगाएगा वो तो ये चाहेगा कि ये जितना लंबा चले उतना लंबा चले, और पुलिस क्या करेगी कि जितनी जल्दी इसके, और सबूत तो इतने कम होते कि आप देखिए अरेस्ट तो हो जाते हैं, पर कन्विक्शन रेट क्या है? बिल्कुल 2.5%, 1%, 3%। जब तक तो आदमी की इंसान की जिंदगी खत्म हो गई, उसके परिवार का जितना भी रेपुटेशन है वो सब खत्म हो गया। बिल्कुल, और वही एक बड़ा सवाल हो जाता है। जब आप मेरिट की बात, जब मैंने आपसे पूछी, जस्टिस कोलसे इस पर अपनी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। जस्टिस कोलसे, सोफार जो चीजें अभी तक सामने आई हैं, कई तरह की हमने देखा कि इसमें बहुत तरह के नियम कानूनों का पालन नहीं किया गया है। क्या आपको लगता है कि चंद्रबाबू नायडू केस में वाकई कोई मेरिट है जिसको, या फिर
तिल को ताड़ बनाकर जानबूझकर अपनी सियासी स्वार्थ को साधने की कोशिश की जा रही है। आजकल केस का मेरिट यानी पॉलिटिकल वेंडेटा के लिए जो केसेस फाइल होती है जी, तो उसके सही मेरिट है केस का वो बाहर कहाँ आता है जी, जो वो बोलेंगे वो केस होती है ना। तो मैंने तो उसमें डिटेल में गया नहीं तो मैं बोल नहीं सकता, लेकिन मेरा कहना है कि ऐसे मेरिट पे जब जाएंगे तो सभी के ऊपर घोटाले हैं जी, सभी के ऊपर कार्रवाई हो सकती है। जब कार्रवाई इन गिने लोगों पर होती है, चुने हुए लोगों पर होती है, तो इसका मतलब उसका मेरिट देखा जाता है क्या? अभी हमारे महाराष्ट्र के 3 लोग, वो संजय राउत, दूसरे नबी, कुछ उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, और देशमुख, ये तीनों पर कार्रवाई हुई थी जी। उनको बेल मिलने में 1-1 साल चला गया। और भी कई लोग हैं मेरे जो मैं जानता हूं उनको। लालू का घोटाला क्या था? तो ये जो कार्रवाई हो रही है, ये कार्रवाई सिर्फ पॉलिटिकल वेंडेटा से हो रही है। बिल्कुल। अभी आपने जी जो मुझे बताया, हाँ, तो इसलिए चंद्रबाबू नायडू तो पहले उनके ही थे। वो तो वाजपेयी के जमाने सबसे पावरफुल नेता थे जी। और शायद इसी वजह अब चूंकि नहीं आ रहे इनके खेमे में, तो कार्रवाइयां शुरू हो गई हैं। कौशल किशोर, बहुत सारे आरोप लग रहे हैं और आप पर, और ये भी कहा जा रहा है कि आनन फानन में एक कदम आप लोगों ने उठा लिया है कि अपने किसी तरह से चंद्रबाबू नायडू को अपने खेमे में लाया जाए। तमाम जांच एजेंसियों को जिस तरह से आप विपक्षी दलों के पीछे लगा रहे हैं, उससे सरकार की मंशा पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। एक मंत्री होने के नाते भी, एक बड़ा नेता होने के नाते भी, क्या प्रतिक्रिया आप देना चाहेंगे? देखिए, वो अपनी स्वतंत्र संस्थाएं हैं। किसी को भी के ऊपर अगर कोई आरोप लगता है जांच में, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। उसमें सरकार से कोई मतलब नहीं है। विपक्ष जो ब्लेम लगा रहा है वो गलत लगा रहा है। सरकार से इस मामले में कोई लेना देना नहीं, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे ईडी हो, जो भी अपना जांच कर रहे हैं, उसमें जो दोषी पाए जा रहे हैं उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। सरकार पर ब्लेम लगाना विपक्ष का काम है जी। वो फर्जी ब्लेम लगा करके सरकार को बदनाम करने का काम करते जी। लेकिन कौशल किशोर जी, जो न्यायपालिका से टकराव आपका दिखता है, एक बार जांच एजेंसियों को आप लोग आगे बढ़ाते हैं, फिर न्यायपालिका में बात जाती है, फिर उसमें भी दबाव बनाने की कोशिश चलती है। और खासकर जब हम चंद्रबाबू नायडू के केस के संदर्भ में हम इन चीज़ों को समझने की कोशिश करें, और उसके पहले अगर हम जाएं तो चाहे एनजेएसी का मामला हो, और तमाम ऐसे वक्त आए हैं, दिल्ली सरकार पर फैसले का मामला हो, आप अध्यादेश लेके आ जाते हैं, फिर रूल नया कानून ही बना देते हैं। मान के चला जा रहा है, एक जनरल परसेप्शन ये बन रहा है कि आप अपने आप को सबसे ऊपर समझ रहे हैं, और जो आप कहें वो सही। अगर आपकी बात नहीं मानी गई तो आप उसके खिलाफ किसी भी हद तक जा सकते हैं। क्या इस आरोप को आप सही मानेंगे? जो लोगों के बीच में ये परसेप्शन बन रहा है, क्या आप उसको नकारने की कोशिश करेंगे? कोई दबाव नहीं सरकार बनाती है, और ये जो ब्लेम लगाया जाता है गलत है। सरकार कोर्ट के आदेश को मानती है और न्यायालय पे पूरा भरोसा करती है, और न्यायालय के जो निर्णय होते हैं उनको पूरी तरीके से हमारी मोदी जी की सरकार मानती है जी। लेकिन प्रोफेसर बख्शी, बार बार जब भी हम लोग सरकार के सामने सवाल रखते हैं तो कुछ और जवाब मिलता है, न्यायपालिका के सामने जब चीज़ें चलती हैं तो कुछ और तरीके से चलती हैं। आज जब हम इस पूरे मामले को समझने की कोशिश करें, और इस मामले के बहाने विपक्ष के साथ जो एक बार बार कह रही है मीडिया कि विपक्ष के साथ अन्याय हो रहा है, और विपक्ष भी ये कह रहा है कि उसके साथ अन्याय हो रहा है, क्या आप ये मानते हैं कि कई बार, खासकर नायडू मामले को यदि मैं बात करूं क्योंकि हमारा फोकस उस पर है, कि कम सबूतों के आधार पर किसी व्यक्ति को जब गिरफ्तार किया जाता है और उसको सलाखों के पीछे भेजा जाता है, तो पुलिस की प्रक्रिया पर कई सवाल खड़े हो जाते हैं, कई तरीके के और मामले हमारे सामने आ जाते हैं। जमानत देने की जो प्रक्रिया होती है, बेल बनाम जेल के का जो सिद्धांत है, उस पर सवाल उठता है।
नायडू का मामला भी कुछ ऐसा ही है। क्या आप इस बात को मानेंगे? So I don't know the facts about the Naidu case, so I'm not studied them. But even if I knew them, it's my rule, not for the whole world, or not for journalists, or not for fellow academics, that I do not comment on a proceeding which is sub judice. So I'm sorry I can't go into it. But generally I can say that it is for courts to decide in a hierarchy whether they should be given bail, whether they should not given bail. Any judgment on judges without very substantial evidence is, I believe, premature and should not be made, even for the sake of news stories. But bail is a matter of freedom, bail or jail. And therefore, some legislations, like you're right, exclude the idea of bail from by law itself. How far that law is constitutional is for the highest court and other courts, appellate courts, to decide. But it's a common impression that the CBI court, for example, does not give bail, even when bail is permissible at the first instance. Sir. It leaves it to the Court of Appeals. Now, what foundations the common impression has, I don't know. But as long as the appellate courts are concerned, it's very clear that bail rather than jail is the constitutional norm. That even going so far as to say under UAP and other security laws, there might be appropriate cases where you can give bail. They go that far. Normally they accept what legislature says. And even the legislature knows the best. We don't know enough policy on security. So we leave it to legislature and executive. But even now they are saying, under PMA, Prevention of Money Laundering Act, again the same idea. They say we'll not completely give up the power of piercing the veil, as it were, looking into the idea of anticipating bail of bail. So what happens is, in bail cases, there is now a system. Sir. In the first case it will be denied, in the second it may be denied, in the third case it shall be given. Sir. Supreme Court, High Court, and Trial Court. Yeah. But sir, जो अगर हम बात करें निचली अदालत की, तो इसके पहले कि मैं आपकी प्रतिक्रिया लूँ, एक जिसको कहा जाता है हॉर्सेस माउथ से जरूर सुनवाना चाहूंगी। जस्टिस कोलसे हमारे साथ है, और जैसा कि अभी बदवार साहब ने भी बोला, हमने जस्टिस एम एन वेंकटचलैया से पूछने की बात कही, से भी ये सवाल पूछा। बेल और जेल की जब बात आती है तो बेल सबसे पहला जो निचली अदालत से मामला शुरू होता है, और ये माना जाता है कि, और कई मामलों में हम लोगों ने देखा है कि निचली अदालतों पे अक्सर दबाव रहता है। जस्टिस कोलसे, आपसे पहले जरूर जानना चाहूंगी कि आपके कोई अनुभव रहे हैं जहां पर निचली अदालत दबाव में रही, खासकर पॉलिटिकल दबाव में? हमारे महाराष्ट्र में बहुत अच्छा था सब, लेकिन कई दो पॉलिटिकल पार्टी जिनके गुंडा एलिमेंट काम करता है, वो जजेस को ट्रोल कर रहा है। तो जुडिशरी को दूसरा प्रोटेक्शन क्या है? देखो, तहसील पर एक होता है मामलेदार, एक तहसीलदार, दूसरा इंस्पेक्टर और तीसरा जज। ये जज ये दोनों को जेल में डाल सकता है, लेकिन उनके बिना उसका जिंदगी उसको प्रोटेक्शन नहीं है। तो ये जो पावर में कौन है, इसके ऊपर जजेस के प्रोटेक्शन की बात आती है। बिल्कुल। यदि पावर वाले पावर में है, वही जजेस के खिलाफ बोल रहे हैं, हाँ। तो पब्लिक क्या है, गुंडा एलिमेंट तो है ही। बिल्कुल। और उनके खिलाफ यदि पुलिस एक्शन नहीं लेते उनको प्रोटेक्शन देने की। जी बिल्कुल। और तब प्रोब पे भी बात चलने लगती है, जब जजेस के खिलाफ ही ये तमाम राजनेता लगातार बयान देते हैं, तो एक बड़ा सवाल ये हो जाता है कि फिर आखिर जांच कैसे होगी और एक स्वाभाविक न्याय कैसे मिलेगा। एनके सिंह, आपसे जरूर जानना चाहूंगी कि जिस तरह से हमने ये तमाम मामले को अनफोल्ड करने की कोशिश की है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी बात यह है कि
आखिर इस पूरे मामले में अगर यूं ही है कि कहीं राजनीतिक दबाव है, लोअर जुडिशरी पर दबाव रहेगा तो बेल मिलने में बहुत मुश्किल होगी, और उसके साथ साथ तब तो ये पूरी जांच की प्रक्रिया भी एक बड़े सवाल के घेरे में रहेगी। जैसे बदवार साहब ने भी बोला कि अब तो जिसको कहा जाए कातिल भी तुम ही हो, मुंसिफ भी तुम ही हो। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि जैसे बदवार साहब ने बहुत सारे मामलों की जांच की प्रक्रिया खुद देखी है, रिपोर्ट्स की है, आपने भी देखी होगी। चंद्रबाबू नायडू के मामले में आपको क्या उम्मीद है कि कितनी फेयर जांच इस पूरे मामले में होगी? जिस तरह से ये पूरा आप देख रहे हैं पूरी प्रक्रिया को, क्या आपको लगता है कि सब कुछ साफ सुथरा तो नहीं है? इन्वेस्टिगेशन का सवाल है। जब तक आपको टेंजिबल टर्म्स में कल्पेबिलिटी के तत्व ना मिले, आप किसी को गिरफ्तार कैसे करें? गिरफ्तारी का मतलब होता है कि सारे सिविल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स आप सीज कर रहे हैं, तो आप गिरफ्तार कैसे कर सकते हैं किसी को? इसके पहले कि आपके पास, आप सिर्फ अंदाजे से गिरफ्तार कर लेंगे, और गिरफ्तार करने के पहले फिर आप जब केस में लाते हैं उसकी जमानत नहीं होने देते, और इस आधार पे कि साहब अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। किस तरह का आपका इन्वेस्टिगेशन हो? मनीष सिसोदिया का ही लीजिए, मनी ट्रेल पे मनीष सिसोदिया ने कहा वो किया है। अगर इस लॉजिक पे मनीष सिसोदिया को पकड़ सकते हैं तो वही सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि तो बाकी लोगों को क्यों नहीं, पूरी आप पार्टी को क्यों नहीं? अच्छा, पूरी आप पार्टी को अगर आप नहीं पकड़ते हैं तो इसी के ठीक उल्टा है। आप जब दूसरे केसेस ट्राई करते हैं तो उसमें आप छोड़ देते हैं बाकी लोगों को जी। तो हमें लगता है कि इसमें गौर से ये देखना है कि सरकार का मोटिव क्या है। लॉ का इस्तेमाल पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए, पॉलिटिकल स्कोर सेटल करने के लिए भारत के इतिहास में इतना पहले कभी नहीं हुआ था। तो ये एक नया आयाम है जिसमें इन्वेस्टिगेशन के सारे नॉर्म्स तोड़ दिए गए हैं। जी बिल्कुल। AK जैन साहब, जब हम इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहे हैं तो चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी की जो पूरी प्रक्रिया थी, पुलिस की प्रक्रिया थी, वही अपने आप में सवालों में घिरी हुई है। कोई नोटिस नहीं दिया गया, FIR में ताबड़तोड़ उनका नाम डाला गया, नायडू की जो हाउस अरेस्ट की मांग भी थी वो भी नहीं मानी गई। तो ऐसे मामले में जब पूरी पुलिसिया जो प्रक्रिया है वो कई सवालों के घेरे में आ रही है, निजी स्वतंत्रता के हनन की बात चल रही है, कितना सजग रहती है पुलिस ऐसे मामलों में? पुलिस के पास ऐसे में कोई और विकल्प नहीं होता है। जब इस प्रकार की FIR होती है और तफ्तीश दी जाती है, पुलिस को लगता है कि तफ्तीश से उनमें साक्ष्य मिल रहे हैं, मैलाफाइड इंटेंशन है, तो गिरफ्तारी की जाती है। जी। सुप्रीम कोर्ट ने यह सही है कि व्यक्तिगत अधिकारों के हनन के संबंध में निर्देश निर्गत किए हैं, वो इस गिरफ्तारी पर भी लागू होते हैं। जी। परंतु यह निर्णय लेना कि उनको हाउस अरेस्ट किया जाएगा या जुडिशियल कस्टडी में रहेंगे, ये सरकार पर निर्भर करता है। जी बिल्कुल। और इसी बात पर प्रोफेसर बख्शी भी अपनी बात रखना चाह रहे हैं। प्रोफेसर बख्शी, हमने देखा चंद्रबाबू नायडू की जो गिरफ्तारी पर कई सवाल उठ रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं, जैसे हमारे मेहमान भी बता रहे थे कि पुलिस पर भी दबाव होता है, निचली अदालतों पर भी दबाव होता है। हालांकि जैसे मैंने वेंकट चलैया कहना था कि रेयर केसेस में होता है, पर कभी कभी ऐसा हो भी सकता है। अगर मैं रिसर्च की बात करूं जिसका रेफरेंस बदवार साहब दे रहे थे कि अगर विधायक सत्ताधारी दल का है तो बिना दोष सिद्धि के उनके मामलों का निपटारा होने की संभावना 17% है, 17% ज्यादा है। वहीं विपक्षी दल का विधायक के मामले में यदि हम बात करें तो उसे सुलझाने में अधिक समय लगता है और दोष सिद्धि के बिना निपटारे की संभावना 15% होती है। यानी कि यदि आप पक्ष में हैं तब तो आपका मामला फटाफट हो जाएगा, यदि आप विपक्ष में हैं तो एक लंबी प्रक्रिया चलेगी जिसमें
कई दांव पेच होंगे और जिसमें लोअर जुडिशरी की भूमिका काफ़ी अहम आ जाती है। और उसी तरह से चूंकि नीचे से मामला चलता है तो सुप्रीम कोर्ट आते आते भी बहुत तरीके की चीज़ें उसमें हो चुकी होती हैं, जिससे कि जो पीड़ित पार्टी है उस पर कई दुष्प्रभाव पड़ चुके होते हैं। चंद्रबाबू नायडू के मामले में चूंकि अब ये मामला निचली अदालत में तो है था ही, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। जाहिर सी बात है कि साफ तौर पर देखा जा सकता है कि बहुत कुछ इसमें ऐसा हुआ है जो गलत है और जिससे इंटेंशन जो है वो उस पर शक उठ रहे हैं। लेकिन इस पूरे मामले के संदर्भ में आप ये जो आंकड़ा है उसको कैसे देखते हैं? Very few cases in India where it has been proved that there was political dictation. Right? Now, we in social sciences always say one has to be careful in researching judges, merely because the outcome favors one party or other in a common law system. It must be either for the plaintiff or the defendant. There are two parties. Merely because outcome favors one person, one party rather than another, in his case a politician, there is no ground at all for reaching the conclusion that political dictation has taken place or politicians have impact on judiciary. This is associational correlation. We say correlation is very dangerous in social science. You must establish cause and effect, not correlations. Fire burns, cause and effect. That's established. So I don't know what this study reveals. But it is judges themselves say that they are not. Justice Muralidhar, Chief Justice Muralidhar recently said that judges are political beings. Then judges do decide, like all judges, political cases. Cases to be two political parties. And the outcome has to be on one side or the other. That's common sense. Take Ayodhya, for example. A dispute as old as 47. Yeah. And Munsif, a trial judge, issued a stay order which continued for 50 years in force. Yeah. Can you imagine any country this happens? But it happened, injunction, under specific relief act. He was acting within the law. Now he would say, armchair conclusion, they were supporting some kind of secularism. Probably that was not in his mind. He was deciding a suit. And the decision was to stay the suit. Yeah. Similarly, in Gyanvapi case, the judge ordered and went to High Court about the Archaeology Survey of India should survey it or not. So there is no politics in issuing stay orders. It's according to specific relief act and precedence of the Supreme Court. जी बिल्कुल। और जब सुप्रीम कोर्ट की बात चलती है तो उस खासकर इस मामले में और ऐसे तमाम मामलों में अब सभी की नजरें सुप्रीम कोर्ट की ओर हैं। और जब सुप्रीम कोर्ट की बात चली तो जस्टिस एम एन वेंकटचलैया से एक फाइनल वर्ड लेना चाहूंगी। जस्टिस एम एन वेंकटचलैया, CJI DY Chanchud had said judges will instill confidence when their actions are uninfluenced by social, political pressure, free of bias. Is the judicial system geared well to protect lower judges from political pressure? If not, then what needs to be done, sir? This is a phenomenon which can be attributed to every level of the judicial system. I think the subordinate judiciary in particular acts in a fairly independent manner, and I think the phenomenon has to be addressed in relation to the system as a whole, and not necessarily confined to the subordinate judiciary. बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपके इस सूत्र के साथ आज मैं इस कार्यक्रम का अंत करना चाहूंगी। आप सबों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन इस पूरे मामले से
के बहाने से हमने इतना ज़रूर समझा कि जो सिस्टम में पारदर्शिता आनी चाहिए उसके लिए सरकार को अभी और काम करना ज़रूरी है। अब इस बात की उम्मीद कैसे हो यदि सरकार ही इस तरह के मामलों में लिप्त पाई जाए। चंद्रबाबू नायडू के मामले में कुछ ऐसा ही लग रहा है कि आपसी स्वार्थ की वजह से राजनीतिक प्रतिशोध लेने वाले तमाम मामले सामने आते रहे हैं और अब आगे भी आते रहेंगे। ये भी एक ऐसा ही मामला है। अब पूरी की पूरी जिम्मेदारी न्यायपालिका की है कि इस तरह के तमाम मामलों के पीछे की मंशा को समझकर वो एक ऐसा नज़ीर पेश कर सके जो आम जनता का जो विश्वास है न्यायपालिका पर और सिस्टम पर वो बरकरार रह सके। तो इस उम्मीद में कि हमारी न्यायपालिका जैसे आज तक स्वतंत्र रहती आई है वैसे ही रहेगी और ये जो राजनीतिक साजिश वाले तमाम मामले हैं वो मुंह की खाएंगे और चित हो जाएंगे। आज बस इतना ही। नमस्कार।